दोस्तों, जब एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आती है तो सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल सी मच जाती है। और हाल ही में दोनों देशों के बीच फिर से कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने रिश्तों की गर्माहट और तनाव दोनों को हवा दी है। लेकिन फिर भी भारत से संबंध ठीक करने के बजाय भारत के खिलाफ पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है। पहले भारत को ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर धमकी सी दी गई और अब एक नया कारनामा करने जा रहा है। और हाल ही में चीन ने जो नए नियम लागू किए हैं उससे भारत के कारोबारी हितों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही चीन के साथ दिक्कत यह है कि वो खुद के भी बात सुलझा नहीं पा रहा है, पर फिर भी वैश्विक जगत का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अब चीन सिर्फ अमेरिका की बराबरी करना नहीं चाहता बल्कि पूरी दुनिया में अपनी चलाने की कोशिश में भी लग गया है। इसी मकसद से उसने एक नया संगठन बना डाला है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, यानी एक ऐसा समूह जो दुनिया भर के देशों के बीच झगड़े सुलझाने का दावा करता है। ये संगठन हांगकांग में शुरू किया गया है और सबसे पहले इस पर दस्तखत करने वालों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार सिर्फ 15 दिन में दूसरी बार चीन पहुंचे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चीन के नए संगठन को पाकिस्तान ने न सिर्फ खुलकर समर्थन दिया बल्कि उसके मंच का इस्तेमाल अपने पुराने एजेंडे जम्मू कश्मीर को फिर से उठाने के लिए भी कर डाला। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसाक डार ने अपने भाषण में चीन की तारीफों के पुल बांधने के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद शिमला समझौते में मान चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच सारे विवाद आपसी बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे। इसके बावजूद इसाक डार ने चीन के इस नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के जरिए उम्मीद जताई कि अब संयुक्त राष्ट्र के पुराने पेंडिंग मामलों और विवाद को भी हल किया जा सकता है। आपको बता दें, चीन के इस प्रस्तावित संगठन के संस्थापक देशों की फहरिस्त में पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, बेलारूस, कंबोडिया, जिबूती, इंडोनेशिया, लाओस, सर्बिया और सूडान शामिल है। चीन के मुताबिक उसकी इस पहल पर जहां 32 देशों ने दस्तखत किए हैं वहीं कई अन्य देशों और यूएन समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन का भी उसने दावा किया है। लेकिन देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ सीधे तौर पर चीन लोमेड को अपने संगठन के तौर पर मान्यता तो नहीं देता, लेकिन इसके स्थापना के मौके पर हांगकांग में हुए कार्यक्रम में यूएन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चीन का दावा है कि इस संगठन के सहारे से वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों और झगड़ों को मध्यता से सुलझाने की कोशिश करेगा। इसके लिए 6C के सिद्धांतों की बात कही जा रही है, यानी सिद्धांत, संकल्प, सक्षमता, समग्रता, साख और समायोजन। और देखा जाए तो अब चीन भले ही अब खुद को दुनिया के झगड़े सुलझाने वाला मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो अपने घर की लड़ाइयां नहीं सुलझा पाया वो दूसरों के झगड़े कैसे निपटाएगा। चीन के खुद के पड़ोसियों जैसे भारत, फिलीपींस और वियतनाम से कई पुराने और गंभीर सीमा विवाद है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब चीन ने मध्यस्थ बनने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बातों को खास तवज्जो नहीं दी, और जब खुद चीन पर कोई सवाल उठाता है तो वो कानूनी फैसलों से आंखें फेर लेता है। एक बड़ा उदाहरण है फिलीपींस का मामला, जहां दक्षिण चीन सागर पर कोर्ट ने फैसले फिलीपींस के पक्ष में सुनाया, लेकिन चीन ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए, जो देश खुद कानून को ना माने वो दूसरों के लिए निष्पक्ष जज कैसे बन सकता है। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि चीन के इस नए संगठन का भारी विरोध हो रहा है। इसके अलावा चीन ने अब एक ऐसा दांव चला है जिससे भारत के कारोबारी हितों पर झटका लग सकता है। बात हो रही है दुर्लभ धातुओं के एक्सपोर्ट पर लगाए गए नए नियमों की। अब अगर कोई देश चीन से ये मेटल्स खरीदना चाहता है तो उसे पहले ये लिखित तौर पर देना होगा कि इनका इस्तेमाल सैन्य या हथियारों से जुड़ी किसी चीजों में नहीं होगा। ये नियम सुनने में तो सादे लग सकते हैं, लेकिन भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाईटेक मशीनरी में इस्तेमाल होने वाली ये दुर्लभ धातुएं अब सख्त शर्तों के साथ मिलेगी, जिससे भारत की कंपनियों पर असर पड़ना तय है। ऐसे में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सरकार से कहा है कि वह चीन के साथ बात करके इस मुद्दे का समाधान निकाले, नहीं तो अगले 1-2 महीने में भारत में वाहनों का निर्माण करना मुश्किल होगा। क्योंकि समस्या यह है कि भारत और चीन के बीच कारोबारी मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और यह हाल तब है जब चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, जहां भारत सबसे ज्यादा कच्चे माल और उत्पादों का आयात चीन से करता है। लेकिन जिस तरह भारत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ या यूएई जैसे बड़े कारोबारी साझेदारों के साथ लगातार वाणिज्य मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के स्तर पर बात करता रहता है,
वैसा चीन के साथ नहीं होता है। और देखा जाए तो दोनों देशों में कारोबार से जुड़े मुद्दों पर साल 2019 में अंतिम वार्ता हुई थी। ऐसे में चिंतित उद्योग जगत ने अपनी बात भारत सरकार के संबंधित विभागों तक पहुंचाई है, लेकिन उद्योग जगत कोई समाधान निकालता नहीं देख चिंतित भी है। इस बीच भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के दो सबसे बड़े संगठन सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक दल समस्याओं के साथ चीन जाने की तैयारी में है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 4 अप्रैल 2025 को चीन ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने दुनिया भर के टेक और ऑटो कंपनियों की चिंता बढ़ा दी। चीन ने 6 दुर्लभ धातुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और ध्यान देने वाली बात यह कि इन धातुओं के 90% से ज्यादा सप्लाई सिर्फ चीन से होती है। इन धातुओं में एक बेहद अहम धातु है मैग्नेट मेटल, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोटर्स में करती है। कि जो भी कंपनी इन धातुओं को चीन से मंगवाना चाहती है उसे पहले अपनी सरकार से यह प्रमाणित कराना होगा कि इनका कोई सैन्य उपयोग नहीं होगा। और यही नहीं, इस प्रमाण को चीन की सरकारी एजेंसी दोबारा जांचेगी और अपनी मुहर लगाएगी। जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियां बता रही है कि चीन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि वहां की कौन सी सरकारी एजेंसी इस नए नियम का प्रमाणीकरण करेगी। ऐसा लगता है कि चीन ने सिर्फ कारोबारी वादा पैदा करने के लिए उक्त नियम बनाए हैं। वैसे भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा है कि चीन के नए नियम का उसके उत्पादन पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन कंपनी लगातार सरकार के साथ संपर्क में है क्योंकि इस बारे में सरकार को ही अहम कदम उठाने हैं। और देखा जाए तो चीन के चालों से निपटने के लिए भारत भी अब पूरी तैयारी में जुट गया है और सरकार वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। जहां भारत ऐसे विकल्पों की तलाश में जुट गया है जिससे किसी एक देश के ऊपर पूरी सप्लाई चेन की निर्भरता न रह जाए। साथ ही सरकार उद्योग जगत से लगातार संपर्क में है ताकि सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सके। यानी आने वाले समय में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा रहा है। और ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक रणनीतिक है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन अब व्यापार के जरिए भी अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।